हम सभी ने कभी न कभी उस स्थिति का सामना जरूर किया है। दिन भर काम करने के बाद रात के 8 बजे ये तय करना कि डिनर में क्या खाना है, किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा लगता है ना? हाँ। बिल्कुल। मतलब शरीर में शायद ऊर्जा बची होती है, लेकिन दिमाग पूरी तरह से जवाब दे चुका होता है। सही कहा। इसे अक्सर डिसीजन फटीग या निर्णय लेने से होने वाली थकान कहा जाता है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत को एक्सप्लेन कर रहे हैं, द आर्किटेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये सच में एक बहुत ही व्यवहारिक स्रोत है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। इस चर्चा का हमारा मिशन ये है कि कैसे हम अपने फैसले लेने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनगिनत फैसले लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कदम बताए गए हैं जो जीवन और आजीविका बदलने वाले बड़े फैसलों के लिए हमारी ऊर्जा को बचाते हैं। बिल्कुल। और इस स्रोत का जो प्राथमिक विषय है वो ये है कि निर्णय लेने को केवल एक घटना नहीं माना जा सकता। ये ऊर्जा के प्रबंधन का एक पूरा विज्ञान है। ऊर्जा का प्रबंधन। हाँ, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेशन या रणनीतिक अंशांकन। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक रणनीतिक तालमेल है। अच्छा। मतलब ये देखना कि किसी फैसले का हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर होने वाला है और उसके मुकाबले हम उस पर कितनी मानसिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो अक्सर हम निर्णय लेते समय थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? क्या हम हर छोटे बड़े फैसले को एक ही छलनी से छानने की कोशिश करते हैं? एकदम सही। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास फैसले लेने की क्षमता नहीं है। समस्या ये है कि हम एक 10 रुपए की समस्या पर 10 लाख रुपए वाला माइंडसेट खर्च कर देते हैं। यही उस मानसिक थकान या कॉग्निटिव ओवरलोड का असली कारण है। अरे वाह, ये बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि स्रोत स्पष्ट करता है कि हमारा निवेश आनुपातिक प्रयास यानी प्रोपोर्शनल एफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मतलब ऊर्जा और समय का निवेश सीधे तौर पर किसी निर्णय के दीर्घकालिक परिणामों के अनुसार होना चाहिए। क्या हम इसे एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह सोच सकते हैं? बैटरी की तरह? थोड़ा और समझाइए। जैसे हम दिन की शुरुआत 100% मानसिक बैटरी के साथ करते हैं। अब अगर सुबह उठते ही यह तय करने में कि कौन सी शर्ट पहननी है या नाश्ते में क्या खाना है, हम अपनी 20% ऊर्जा खत्म कर दें, तो दिन के अंत में किसी बड़े प्रोजेक्ट के फैसले के लिए हमारी बैटरी डेड हो जाएगी। बिल्कुल, यही मैं कह रही थी। ये स्मार्टफोन की बैटरी वाला उदाहरण इस प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को बहुत सटीकता से समझाता है। जब फोन की बैटरी 5% होती है तो हम उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करते हैं ना? हाँ, हम उसे इमरजेंसी के लिए बचा कर रखते हैं। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी प्रबंधन की जरूरत होती है। दिमाग के लिए ये मायने नहीं रखता कि फैसला नया घर खरीदने का है या कॉफी में चीनी डालने का। दोनों में ही ऊर्जा लगती है। इसीलिए स्रोत निर्णयों को छानने या शिफ्ट करने की बात करता है, ताकि हम निम्न स्तर के विकल्पों पर ऊर्जा बर्बाद ना करें और फोकस उन बड़े निर्णयों के लिए बचाएं जो हमारा करियर तय करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अपनी मानसिक बैटरी को फालतू खर्च होने से बचा लिया। अब जब कोई बड़ा फैसला सामने आए तो उसे किस दिशा में ले जाना चाहिए? यहीं पर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट या रणनीतिक तालमेल का सिद्धांत आता है। अच्छा। स्रोत बताता है कि निर्णयों को हमेशा स्थापित लक्ष्यों और हमारे निरंतर मूल मूल्यों यानी कोर वैल्यूज के लेंस से फिल्टर किया जाना चाहिए। इससे निर्णय बहुत कुशलता से लिए जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। कैसी चुनौती? मतलब क्या हर समय अपने मूल मूल्यों के बारे में सोचना निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा नहीं कर देगा? मुझे लगता है कि इसे समझने के लिए पेंसिल बनाम इंक की उपमा सही रहेगी। पेंसिल बनाम इंक? हाँ देखो, अगर कोई निर्णय रिवर्सिबल है, जैसे हम पेंसिल से लिख रहे हैं जिसे मिटाया जा सकता है, तो हमें तेजी से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर वो इंक से लिखा जा रहा है, मतलब अपरिवर्तनीय है, तब हमें रुककर अपने मूल्यों के बारे में सोचना चाहिए। ये पेंसिल और इंक का नजरिया असल में रिवर्सिबिलिटी या पलटने की क्षमता वाले सिद्धांत का ही हिस्सा है। जहां रिकवरी की लागत न्यूनतम है, वहां तेजी से निर्णय लेना चाहिए। हाँ, तो क्या कोर वैल्यू सच में फैसले को धीमा नहीं करते? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मूल्य असल में एक शॉर्टकट का काम करते हैं। शॉर्टकट? वो कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूल मूल्य स्वतंत्रता है।
अब उसके सामने एक ज्यादा पैसे वाला जॉब ऑफर है, लेकिन वहां बहुत सख्ती है। अच्छा। अगर उसके मूल्य स्पष्ट हैं, तो जो विकल्प उनसे मेल नहीं खाते वे तुरंत खारिज हो जाते हैं। उसने ज्यादा पैसे वाले विकल्प को तुरंत छोड़ दिया। यहाँ समय बचा या बर्बाद हुआ। अरे वाह, सच में समय बचा। हफ्तों की माथापच्ची मिनटों में खत्म हो गई। एकदम सही। और रिकवरी असेसमेंट हमें बताता है कि कहाँ पेंसिल इस्तेमाल करनी है और कहाँ इंक। जहाँ पेंसिल है वहाँ कम ऊर्जा लगाएं, जहाँ इंक है वहाँ कोर वैल्यूज का पूरा फिल्टर लगाएं। अब जब हम जानते हैं कि कौन सा निर्णय महत्वपूर्ण है और हमारे मूल्यों के अनुरूप है, तो क्या चीज हमें सही निर्णय लेने से रोकती है? इसके 2 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं। पहला है समय की पाबंदियां या टेम्पोरल कंस्ट्रेंट्स, और दूसरा है हमारे अपने दिमाग के पूर्वाग्रह। समय की पाबंदियां मतलब जल्दबाजी। हाँ, स्रोत कहता है कि विकल्पों को इकट्ठा करने का काम जल्दी शुरू करना चाहिए। लोग अक्सर इसमें देर कर देते हैं। और ऐसा न करने पर क्या होता है? आखिरी मिनट की जल्दबाजी में पैनिक होता है, और उसी पैनिक में विश्लेषणात्मक गलतियां होती हैं और अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। सच में दबाव में तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। और आपने दूसरा कारण पूर्वाग्रह बताया। हाँ, एम्पिरिकल बायस या पूर्वाग्रह का शमन करना। जब हम दबाव में होते हैं तो हम अक्सर कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाते हैं। कन्फर्मेशन बायस मतलब हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। हमारी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और भावनाएं हमें अंधा बना देती हैं। हम निष्पक्ष डेटा को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? एक विशिष्ट सवाल पूछना चाहूंगी। क्या इसका मतलब ये है कि जब बड़े और रणनीतिक फैसलों की बात आती है तो हमें अपनी गट फीलिंग या सहज ज्ञान पर पूरी तरह से अविश्वास करना चाहिए? और खुद से ही क्या होगा अगर यह व्हाट इफ वाले कड़े सवाल पूछने चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और हाँ, स्रोत बिल्कुल यही सलाह देता है। सच में? लेकिन लोग तो हमेशा अपनी गट फीलिंग की तारीफ करते हैं। लेकिन बड़े फैसलों में ये खतरनाक है। व्यक्तिगत पसंद अक्सर हमें केवल वही डेटा देखने पर मजबूर करती हैं जो हम देखना चाहते हैं। यही कन्फर्मेशन बायस है। तो इस बायस को पूरी तरह से बेअसर कैसे किया जाए? निष्पक्ष डेटा और व्हाट इफ सवालों के माध्यम से अपनी ही प्राथमिकताओं को चुनौती दी जानी चाहिए। व्हाट इफ सवाल जैसे कोई ऐसा परिदृश्य सोचना जो हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो? हाँ, जैसे अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है अपनी गट फीलिंग के भरोसे, तो उसे पूछना चाहिए क्या होगा अगर 6 महीने तक कोई ग्राहक ही ना आए। ओहो, ये तो दिमाग को झकझोरने वाला है। भावनाएं तो ऐसे सवाल पूछना ही नहीं चाहती। एकदम सही। डेटा और व्हाट इफ प्रश्न हमारे अंधेपन को दूर करने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है। वे हमें असलियत दिखाते हैं। ये पूरी चर्चा सच में बहुत ही शानदार रही। चलिए आज के इस विश्लेषण के मुख्य सबक को दोहराते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो निर्णयों को उनके प्रभाव के अनुसार छानना, अपनी मानसिक ऊर्जा को करियर के बड़े निर्णयों के लिए बचाना। हाँ, और विकल्पों को हमेशा मूल्यों के लेंस से देखना। सही कहा। और जहां निर्णय रिवर्सिबल हो वहां तेजी दिखाना और डेटा के जरिए अपने ही पूर्वाग्रहों को काटना। सूचनाओं के बोझ से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए यह 7 कदमों का आर्किटेक्चर सिर्फ काम की चीज नहीं है। हाँ, यह आजीविका और करियर में स्पष्टता लाने का एक अचूक हथियार है। बिल्कुल। और अब चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक नया और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, क्या सवाल है? देखो, हमने बात की कि कैसे करियर तय करने वाले बड़े निर्णयों के लिए ऊर्जा बचानी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि जो छोटे और कम प्रभाव वाले निर्णय हम तेजी से लेने में हिचकिचाते हैं और टालते रहते हैं, वही निर्णय न लेना या इनडिसीजन अपने आप में सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा सोखने वाला और एक अपरिवर्तनीय निर्णय बन जाता है? अरे वाह! ये सच में एक सोचने वाली बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।